देखिए स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है मार्कोविज पोर्टफोलियो थ्योरी मॉडल, या जिसे हम कह सकते हैं मीन वेरिएंस मॉडल। ठीक है, मीन और वेरिएंस। मीन मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो हैं, और वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड ऑफ रिटर्न्स। उस पर ये आधारित है, इसलिए आप कई जगह कई बुक्स में इसको मीन वेरिएंस मॉडल के नाम से भी आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं फिर से आपसे कहूँगा कि ये जो मॉडल जो मैं आज करवा रहा हूँ, इसमें जो भी थ्योरी पॉइंट्स हैं उनको प्रैक्टिकली समझना है, या उनका जो लॉजिक है वो समझना है। तो इससे पहले जो मैंने 3-4 लेक्चर लिए हैं जो पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न्स पर हैं, उनको आप एक बार अच्छे से जरूर समझ लें। वो समझ लेंगे तो आप प्रैक्टिकली मार्कोविज मॉडल फ्रेम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ टाइम मिला तो मैं भी आपको करवा के दिखाऊंगा कि अगर हम 2 या 3 सिक्योरिटीज लें तो प्रैक्टिकली मार्कोविज उसका सिलेक्शन कैसे करता है। तो सारा का सारा वो एक तरह से रिस्क रिटर्न एनालिसिस है। ठीक है, तो हमने रिस्क रिटर्न एनालिसिस को हमने अलग अलग उसमें पढ़ा है, तो उसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी इसको थ्योरी भी और साथ साथ जितना हो सका प्रैक्टिकल बेस में भी हम पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल अभी हम ज़्यादा यहाँ इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि फिर ये बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल पार्ट जो था इसका, मीन यानी कि एक्सपेक्टेड जो है रिटर्न, उसको हमने पढ़ा, और वेरिएंस यानी कि रिस्क। ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ पोर्टफोलियो, इस पर हमने जो है डिटेल में स्टडी कर ली है। तो क्योंकि ये उस पर आधारित है इसीलिए इसको रिस्क मीन वेरिएंस मॉडल भी बोलते हैं। वो थोड़ा सा तो बिल्कुल ही बेसिक सी बातें हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मीन वेरिएंस मॉडल। और कैसे क्या बनाया है, मार्कोविज मॉडल क्यों बोलते हैं, हैरी मार्कोविज ने 1952 में उसका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जर्नल ऑफ फाइनेंस में। ठीक है, और वहाँ उससे पहले क्या होता था, उससे पहले जैसे हमने ट्रेडिशनल थ्योरी पढ़ी थी पोर्टफोलियो की, और ट्रेडिशनल थ्योरी ये कहती थी कि भाई डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा कि आपका रिस्क रिड्यूस होता चला जाएगा। मोर एंड मोर सिक्योरिटीज यू विल सेलेक्ट फॉर योर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, मोर विल यू गेन द बेनिफिट। आपको और भी ज्यादा उससे लाभ होता चलेगा। लेकिन मार्कोविज ने इस चीज पर फोकस किया कि आप सिक्योरिटीज का सिलेक्शन तो कर रहे हो, लेकिन सिक्योरिटीज कौन सी है, उनका कोरिलेशन क्या है, जरा उसको जरूर देख लीजिए। अभी जो पिछला ही जो हमारा लेक्चर था, जहां हमने कोरिलेशन का रिलेशन देखा था अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, जो पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है उसके साथ, यानी कि पोर्टफोलियो रिस्क के साथ, तो वहां हमने देखा कि अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है दो सिक्योरिटीज के बीच में, तो आप जब उनसे पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपको जस्ट एक वेटेड एवरेज ऑफ रिस्क मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो इस तरफ ध्यान ट्रेडिशनल थ्योरीज का नहीं गया था, जबकि हैरी मार्कोविज ने इस पर डिटेल में स्टडी किया। तो कोवेरिएंस, वेरिएंस, कोरिलेशन, इन सब का आपस में जो हमने अभी तक रिलेशनशिप पढ़ा है कि कैसे काम होता है, कैसे फ्रेम होता है, पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकलता है, वो सारा मार्कोविज की देन है। शुरुआत एक तरह से मार्कोविज की हुई है। ठीक है, तो उसमें ही प्रोवाइड्स ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड एनालिटिकल टूल फॉर सिलेक्शन ऑफ एन ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। एक अच्छा पोर्टफोलियो का सिलेक्शन कैसे हो उसके बारे में उसने डिटेल में बताया। मॉडल क्या करता है, मॉडल फेवर्स टू सेलेक्ट द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ, पहली बात एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, डिटेल में पढ़ चुके हैं, ऑफ सिक्योरिटीज, एंड वेरिएंस ऑफ सच रिटर्न्स। वेरिएंस मतलब उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर कोई वेरिएंस बोलते हैं, तो उसमें डेविएशन कितना है, अपने मीन से कितना डेविएट होता है। इसके अलावा कोरिलेशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। ठीक है, जिसको मार्कोविज ने इंक्लूड किया। कोरिलेशन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज विद ईच अदर इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट टू बी कंसिडर्ड। और हमने ये पढ़ा, ये हमने प्रूव करके देखा। लास्ट लेक्चर आप एक बार उसको जरूर से देख लेना अगर आपने नहीं किया है इसको, कि नेगेटिव कोरिलेशन in returns of securities can reduce the portfolio returns significantly। नेगेटिव कोरिलेशन है अगर दो सिक्योरिटीज के बीच में, तो डाइवर्सिफिकेशन का और ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, और आपका जो है कह लीजिए रिस्क बहुत कम हो जाएगा। और हमने तो इवन ये चीज भी प्रूव की थी कि अगर
परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मिल जाए दो सिक्योरिटीज के बीच में, -1 हो जाए, और दूसरा उनका वेट्स का सिलेक्शन ऐसे हो कि सिक्योरिटी एक्स का वेट कैसे हो, कि वेट ऑफ सिक्योरिटी एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी वाई। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करें और दोनों वेटेज तो इस तरह से निकाले और दोनों में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो, तो उस केस में आप पोर्टफोलियो का जो रिस्क है या वेरिएंस है, ठीक है, उसको 0 पर ला सकते हैं। ठीक है, और ये हमने प्रूव करके देखा था। तो मार्कोविज क्या कहता है, जरा ये देखें। मार्कोविज कहता है 100 सिक्योरिटीज, ठीक है, 100 securities whose returns rise and falls in near unison, unison मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक ही लगभग प्रोपोर्शन में, ठीक है, अफोर्ड अ लिटिल प्रोटेक्शन देन द अनसर्टेन रिटर्न ऑफ सिंगल सिक्योरिटीज। ये बात हम बार बार बोल रहे हैं कि ट्रेडिशनली हम लोग ये पढ़ते आ रहे थे कि ज्यादा सिक्योरिटीज में अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे, रुपया लगाओगे तो ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन मार्कोविज ने कहा कि आपसे 100 सिक्योरिटीज ले लो, 100 सिक्योरिटी के बजाय से 2 सिक्योरिटी ले लो। 100 सिक्योरिटीज ले लिया, उनके रिटर्न्स ऐसे ही हैं जो एक साथ चढ़ते और गिरते हैं, कोई विशेष बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इवन आपने 2 सिक्योरिटीज भी अच्छी इस तरह से सेलेक्ट कर ली कि उनका बीच में, उनके रिटर्न्स के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है, तो आप अपने पोर्टफोलियो रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज और जो यहाँ हम पढ़ेंगे, इन्वेस्टर जो है रिस्क अवर्स है। अब इसको वैसे तो अभी हम आज ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी जब आया है तो मैं साथ साथ इन दोनों कंसेप्ट को क्लियर कर दूं। यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स और रिस्क अवर्स। रिस्क अवर्स का मतलब क्या है? रिस्क अवर्स का मतलब रिस्क से दूर भागने वाला, ठीक है, जोखिम नहीं लेना चाहता। जोखिम तब लेता है जब बदले में कुछ मिल रहा हो, बिना वजह जोखिम नहीं लेता। मतलब हम इन्वेस्टर से कहेंगे देख भैया, ये है रिस्क सिक्योरिटी का, ठीक है, सिक्योरिटी एक्स और ये सिक्योरिटी वाई, ये इनका रिस्क है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है 5%, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है 10%, और ये है रिटर्न्स, सिक्योरिटी एक्स का रिटर्न है 15%, सिक्योरिटी वाई का रिटर्न है 15%। तो ऑब्वियसली हर इन्वेस्टर ये कहेगा कि भैया मुझे सिक्योरिटी एक्स में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ 15% मिल रहा है, यहाँ भी 15% मिल रहा है, तो मैं यहाँ बेवजह रिस्क लेने क्यों जाऊँ। रिस्क एवर्स होने का मतलब यहाँ 5 से 10% वाले रिस्क में वो तब जाएगा जब बदले में उसको रिटर्न्स भी मिल रहा हो, ठीक है, और रिटर्न्स कितना है वो भी एक सब्जेक्टिव मैटर है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि 10 से यहाँ 15 से 20 होते ही 10% वाले रिस्क कैटेगरी में चले जाएं। कुछ ऐसे हैं जो 15 भाई यहाँ से 15 की जगह अगर 25 मिलेगा तो इसको सेलेक्ट करेंगे, और कुछ हो सकता है ऐसे हो जो 30 मिलेगा तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है सबके अलग अलग। तो यूटिलिटी को हम पढ़ें, यूटिलिटी आपने जब जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा यूटिलिटी, तो वहां आपने पढ़ा होगा यूटिलिटी जो एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट होता है कि मुझे एक मैंगो से यूटिलिटी मिल रही है 4 यूटिल्स, दूसरे को जो उसको और ज्यादा आम पसंद है हो सकता है उसको 6 यूटिल्स मिल रही हो, और किसी को हो सकता है 10 यूटिल्स मिल रही हो, और कोई और आदमी हो जिसको बिल्कुल वो पसंद ही नहीं हो, उसको हो सकता है उसे 0 यूटिलिटी मिल रही हो। तो यूटिलिटी कितनी है वो एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, और हर एक इन्वेस्टर्स अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है। लेकिन यहाँ यूटिलिटी का मतलब रिटर्न्स के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ यूटिलिटी का मतलब मैंगो का टेस्ट नहीं, यहाँ यूटिलिटी का मतलब है कि एक इन्वेस्टर्स को कितना सेटिस्फेक्शन इन रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा है, ठीक है, अपने इन्वेस्टमेंट्स में वो जो रुपया लगा रहा है, ठीक है, तो उससे जो रिटर्न्स मिल रहा है उस रिटर्न से किस लेवल तक वो सेटिस्फाई है। तो वो अपनी उस यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है और जोखिम से बचना चाहता है। जोखिम एडिशनल केवल तभी लेता है जब उसको बदले में उसका कंपनसेशन मिल रहा हो, जब उसको बदले में रिटर्न्स मिल रहा हो, ठीक है। तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या होगा मार्कोविच के अकॉर्डिंग? इज वन विच गिव्स मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर ए गिवन लेवल ऑफ रिस्क, ठीक है। अगर रिस्क बराबर है, यहाँ भी 5%, यहाँ भी 5%, तो फिर जिसमें रिटर्न ज्यादा होगा, यहाँ 10% है, यहाँ 12% है, तब मैं इसको लूंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम रिटर्न फॉर ए गिवन लेवल ऑफ रिस्क और मिनिमम रिस्क फॉर ए गिवन लेवल ऑफ रिटर्न। मैं कहूँ रिटर्न दोनों का भैया 15% है, तो फिर जिसमें जोखिम कम है मैं उस वाले का सिलेक्शन करूंगा।
तो एक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपको मिल गया होगा। अब उसके बाद देखिए मार्कोविज मॉडल की कुछ अजम्पशंस हैं, उन पर ये बेस्ड हैं। इनमें से कुछ अजम्पशंस इसकी लिमिटेशन भी बन जाएगी, तो आइए उनको देखते हैं कौन कौन सी इसकी अजम्पशंस है। पहली बात है, टू मेन एट्रीब्यूट्स पर काम करता है। दूसरा, पहला मीन और दूसरा रिस्क, मीन रिटर्न्स, ठीक है, और दूसरा रिस्क यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मीन रिटर्न्स और रिस्क, मीन रिटर्न्स हम निकालते हैं एवरेज रिटर्न्स जो होता है, ठीक है, और जो रिस्क निकालते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पर। अब आप कहेंगे जी कोरिलेशन भी था, कोरिलेशन था, लेकिन आपने देखा होगा पोर्टफोलियो का जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालते हैं वहां पर हम कोवेरिएंस और कोरिलेशन को इंक्लूड करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड माना जाएगा। तो इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ टू पैरामीटर्स, एक तो मीन रिटर्न्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से जो मिलेगा, और दूसरा वेरिएंस जो मिलेगा, वेरिएंस रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हमने पढ़ा कि इन्वेस्टर जो है रिस्क एवर्स है, अभी भी हम पढ़कर आ रहे हैं ऊपर कि इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स, ठीक है, जोखिम से बचने वाला है। तो जनरली जोखिम को अवॉइड करना चाहता है, जोखिम से बचना चाहता है, उसकी टेंडेंसी है कि जोखिम को मिनिमाइज किया जाए और जो अपना रिटर्न है उसको मैक्सिमाइज किया जाए। इसलिए हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ रिस्क के लिए ही विल रिक्वायर कंपनसेशन। मतलब ऐसा कोई मूर्ख नहीं होगा, हमारी एजम्पशन है कि एक्स और वाई ये दो सिक्योरिटी है, यहाँ 5% जोखिम है और 15% रिटर्न है, और इस सिक्योरिटी में हमने कहा कि भैया जोखिम आपका बढ़कर हो जाएगा 8%, ठीक है, और कोई आदमी यूँ कहे कि यहाँ पर 15% रिटर्न मिल रहा है तो तू वहाँ चला जाए, या यहाँ पर केवल 14% ही रिटर्न मिलेगा तो तू यहाँ चला जाए, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। 15 से ऊपर मिलेगा तो जाएगा, वो 15 से ऊपर कितना वो एक सब्जेक्टिव है। इसके लिए जो है मतलब इन्वेस्टमेंट जस्ट एक प्लेजर के लिए है, पैसा उसके पास बहुत है, हो सकता है वो 16% के रिटर्न के लिए चला जाए यहाँ, हो सकता है कोई ऐसा हो जो और ज्यादा डरपोक हो, वो 20% रिटर्न होने पर ही इधर जाने की कोशिश करे, कोई और हो जो 25% रिटर्न चाहे तब यहाँ पर जाने की कोशिश करे। तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है, ठीक है, डेफिनेटली। लेकिन जो है कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एडिशनल रिस्क लेगा कम रिटर्न के लिए, ठीक है। अगली चीज, इन्वेस्टर्स आर यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स। जो इन्वेस्टर्स है वो अपनी यूटिलिटी, अभी मैंने बताया यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन मींस ड्राइविंग ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन बाय एज्यूमिंग अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिस्क। एक दिए गए रिस्क लेवल पर सबसे अधिक सेटिस्फैक्शन जहां मिलेगा, तो एक रिस्क लेवल मैंने कहा कि 5% है, तो उस पर एक तो रिटर्न ऑप्शन 15% दे रहा है मुझे, एक ऑप्शन मुझे 10% रिटर्न दे रहा है, और एक ऑप्शन मुझे 20% दे रहा है, तो जाहिर सी बात है इस लेवल पर मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन यहाँ मिलेगा। और अगर मैं कहूँ कि भैया रिटर्न है आपका 15%, अब एक जगह जोखिम 5% है, एक जगह जोखिम 4% है, एक जगह जोखिम 3% है, तो यहाँ मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा इधर से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिए गए रिस्क पर सबसे अधिक रिटर्न या दिए गए रिटर्न पर सबसे कम रिस्क जहां मुझे मिल रहा है। टू अचीव दिस, इन्वेस्टर्स continuously keep on substituting securities in the portfolio until maximum level of returns is achieved, ठीक है, for the level of risk chosen by investors। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं। आगे सिक्योरिटीज के बीच में जो कोरिलेशन है, ठीक है, कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज अफेक्ट पोर्टफोलियो रिस्क, और ये हम प्रूव भी कर चुके हैं। हमने 5 अलग अलग कैटेगरीज में उसको करके देखा था। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स इन रिटर्न्स ऑफ टू सिक्योरिटीज अफेक्ट द पोर्टफोलियो रिस्क इन अ सिग्निफिकेंट वे। हमने इसको पढ़ा, सिर्फ कोरिलेशन को चेंज करके हमने देखा था कि पोर्टफोलियो रिस्क हमारा सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाता है। इवन अगर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो तो आपका पोर्टफोलियो रिस्क 0 लेवल पर भी आ जाता है। तो इट इज प्रेफरेबल to include the securities in portfolio which have negative correlation in their returns, ठीक है। if perfect negative correlation in returns can be possible, ये अभी जो मैंने बताया आपको, the portfolio risk can be completely eliminated, तो हम उस पोर्टफोलियो रिस्क को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे देखो, डाइवर्सिफिकेशन कैन रिड्यूस रिस्क, ये हम पढ़ ही रहे हैं।
डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन कैसा हो ये मार्कोविज ने बताया। डाइवर्सिफिकेशन कैन रिड्यूस रिस्क, ये तो एक्चुअल में सिर्फ मार्कोविज की नहीं है, तो सभी की एजम्पशन है। जो हमारी ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो थ्योरी तो चलती है इस पर थी कि डाइवर्सिफिकेशन से जोखिम कम होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द पोर्टफोलियो रिस्क। क्यों? क्योंकि अगर 4 सिक्योरिटीज है, मान लीजिए एक सिक्योरिटीज का पैसा डूब भी रहा है तो बाकी 3 सिक्योरिटीज से अगर रिटर्न मिलेगा तो वो उसको कवर कर सकता है। ठीक है, तो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ वन सिक्योरिटी कैन बी कवर्ड बाय द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ अदर। तो डाइवर्सिफिकेशन कैसे मिल सकता है? डाइवर्सिफिकेशन, आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पढ़े हैं, इनका कोई भी आप कैटेगरी बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए, आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। आप कहें कि भाई मैं तो गोल्ड में लगाऊंगा, कमोडिटी ले लिया और सिक्योरिटी मार्केट दोनों को उठा लिया। ट्रेडिशनल आपने जो है तरीके ले लिए, जैसे फिक्स डिपॉजिट ले लिया और कुछ पैसा आपने शेयर मार्केट में लगा लिया। शेयर मार्केट में भी आपने अलग अलग इंडस्ट्रीज में लगा दिया, इंडस्ट्री वाइज डाइवर्सिफिकेशन हो गया। कुछ आपने एफएमसीजी में लगाया, कुछ फार्मास्यूटिकल में लगाया, कुछ आपने टेक्सटाइल वगैरह में लगा दिया और कुछ रुपया आपने लगा दिया अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में। स्क्रिप्ट वाइज डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग शेयर्स में लगा दिया तो भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। ड्यूरेशन लेवल, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लगा दिया, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए लगा दिया। एवेन्यू वाइज मैंने आपको बताया, अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में अपना रुपया इन्वेस्ट कर दिया। अब ये चीज आगे, अब यहाँ धीरे धीरे मार्कोविज मॉडल का पूरा रंग यहाँ पर आ रहा है इधर से। एग्जिस्टेंस ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो एंड एफिशिएंट फ्रंटियर। मार्कोविज मानता है कि एफिशिएंट पोर्टफोलियो और एफिशिएंट फ्रंटियर नाम की कुछ चीज होती है। क्या होती है, कैसे काम करती है? आप यूं समझ लो, आपके पास सिक्योरिटीज है मान लो 3, एक्स वाई जेड। आप मुझे बता सकते हैं इनमें से कितने पोर्टफोलियो बन सकते हैं? एनीवन, कितने पोर्टफोलियो बन सकते हैं? चलो दो दो सिक्योरिटी से बनाना है, दो दो सिक्योरिटी से बनाना हो तो कितने पोर्टफोलियो बनेंगे? एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड। ठीक है, आपको लग रहा होगा 3 पोर्टफोलियो बन सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, तीनों को ले लें तो एक्स वाई जेड, ठीक है। इन 4 के अलावा और कोई पोर्टफोलियो बन सकता है? 4 के अलावा क्या और कोई पोर्टफोलियो बन सकता है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल ये 4 पोर्टफोलियो बन सकते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। फिर इसका मतलब आपने जो अभी तक हमने रिस्क रिटर्न एनालिसिस पढ़ा है उसको दोबारा एक बार पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ना केवल सिक्योरिटी कॉम्बिनेशन बल्कि उसका प्रोपोर्शन भी मैटर करता है। तो इवन एक्स वाई इन दो से ही बहुत सारे पोर्टफोलियो बन सकते हैं कि 10% एक्स लगाओ और 90% वाई में लगाओ, 20% एक्स में लगाओ और 80% वाई में लगाओ। और वैसे किसने कहा है कि 10-10 के इंटरवल से चलो? आप ऐसे कर लो, 21% इसमें लगाओ, 79% इसमें लगाओ। तो असंख्य पोर्टफोलियो बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड है, ठीक है। हाँ, कुछ हद तक हमने ये जरूर पढ़ा था कि हम जो है एक फॉर्मूला हमने लिया था 2 सिक्योरिटीज के केस में कि वहां से हमें एक ऑप्टिमम प्रोपोर्शन मिल सकता है। अब देखो जो पिछला हमने किया है, मैं देखो उसका रेफरेंस तो मैं बार बार देता चलूंगा, अगर आपको वहां कंफ्यूजन है तो फिर उसको वहां जाकर आप देखते चलो। हमने ये पढ़ा था कि सिक्योरिटी एक्स में कितना रुपया लगाऊं ये मुझे तब पता चल सकता है ऑप्टिमम, जहां पर मेरा जोखिम सबसे कम हो, ठीक है ना। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो हमने इसको बोला था। तो डब्ल्यू एक्स, वेटेज इन एक्स, एक्स में 10, एक्स का मतलब डब्ल्यू का मतलब 10%, 20%, 30%, उसका प्रोपोर्शन, उसका वेटेज कितना करना है। तो डब्ल्यू एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? वेरिएंस ऑफ वाई लो, वाई सिक्योरिटी का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस एक्स वाई, दोनों सिक्योरिटीज का कोवेरिएंस घटा दो, और नीचे वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई माइनस 2 कोवेरिएंस एक्स वाई। इस फॉर्मूले में फिट कर दो तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि एक्स में इतना रुपया, इतना परसेंट लगाना है। मान लो एक्स की वैल्यू 0.44 आई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 0.44 यानी कि 0.56। तो 44% रुपया x में लगाओ, 56% रुपया y में लगाओ। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये तो हो गया ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन।
इनसे चलना चाहो इनसे चल लो, नहीं तो जो है आपको फिर ऐसे चलना पड़ेगा 10, 90, 20, 80, 21, 90, 79, इस तरह से बहुत सारे पोर्टफोलियो बन जाएंगे 3 सिक्योरिटीज में ही। ठीक है, तो आप उन सब से पोर्टफोलियो बना लेंगे। ठीक है, अब जरा देखो, थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़कर और आपको बताता हूं कि एक्चुअली क्या करेगा। तो अब देखो, ये एक्स वाई के, अब देखो भाई ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, सारे लिखने पॉसिबल नहीं है। तो मान लीजिए हमने 5 कॉम्बिनेशन बनाए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4 ही समझ लो यार। ठीक है, और ये मैंने कैसे बनाया, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ मन से। एक्स में 25%, वाई में 75%, एक्स में 50%, वाई में भी 50%, और एक्स में 75%, वाई में 25%। चलो 3 ही बहुत है। ये एक्स वाई का कॉम्बिनेशन बनाया मैंने। फिर मैंने वाई जेड का कॉम्बिनेशन बनाया, ऐसे ही 3 यहाँ बन गए, 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ 25, 75, यहाँ 50 और 50, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना लेना, मैं अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, 75 और ये 25, और ऐसे ही जो है एक बन जाएगा एक्स और जेड का। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब देखो ऐसे तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इनको तो हमें कोई नाम देना पड़ेगा। और एक्स वाई बोले तो ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, तो इनको हम कोई और नाम दे सकते हैं। चाहे हम इनको ये 1, 2, 3 ऐसे दे ले, फिर यहाँ 1, 2, 3 मत लिखना, फिर यहाँ आप लिख दो ए बी सी। ये अगर आप यहाँ 1, 2, 3 लिख रहे हैं तो ये पोर्टफोलियो ए, पोर्टफोलियो बी, ये ठीक रहेगा। चलो पोर्टफोलियो सी, ये वाला फिर नया पोर्टफोलियो डी, ये पोर्टफोलियो ई, पोर्टफोलियो एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, और 3 ही उससे बनेंगे, एक्स और जेड से। ठीक है, ये ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, सही सीक्वेंस में लिखा मैंने। तो ये आपने 9 पोर्टफोलियो बनाए। फिर आपको क्या करना है, इन सब पोर्टफोलियो का, इन सब से हम ये मानकर चल रहे हैं, देखो अभी स्टेप्स में, कि हमने पहले एक्स सिक्योरिटीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया है, एक्स सिक्योरिटी का इंडिविजुअल रिस्क हमने निकाल लिया है। जो काम हम कर चुके हैं वो सारी चीजें दोबारा सब यूज आएंगी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल चुके, वाई सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल चुके, जेड का इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी निकाल चुके, एक्स का मीन रिटर्न, वाई का मीन रिटर्न और जेड का मीन रिटर्न ये भी निकाल चुके हैं। एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन और कोवेरियंस निकाल चुके हैं, वाई और जेड के बीच में कोवेरियंस और कोरिलेशन निकाल चुके हैं, एक्स और जेड के बीच में कोवेरियंस और कोरिलेशन निकाल चुके हैं। जब वो सारा आपने कर लिया तो अब जस्ट ये वेट बदलकर आपको क्या करना है कि सबका तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको ध्यान होगा, अगर अब आप नहीं भूले हो, रिटर्न्स ऑफ पोर्टफोलियो आपने पढ़ा था डब्ल्यू एक्स। ठीक है, रिटर्न्स ऑफ एक्स प्लस डब्ल्यू वाई रिटर्न्स ऑफ वाई, कुछ ऐसे ही किया था आपने। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला था, वेरिएंस निकाला था हमने, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वाई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 कोवेरियंस एक्स वाई। ठीक है, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई। ठीक है, फॉर्मूले में शायद मैंने डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई पहले लिखवाया था, कोवेरियंस बाद में लिखवाया था। और इसको अगर कोरिलेशन के रूप में कन्वर्ट करके लिखोगे तो ये बन जाएगा, ये सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन में पहले कर चुका हूँ, तो ये अब आपको वहां जाके ही देखना है दोबारा से। तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर, एक मिनट दोबारा लिख दूँ इसको, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस डब्ल्यू वाई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2WX WY, और कोवेरियंस की जगह हमने क्या लिखा था, कोरिलेशन XY। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। ये हमने पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको एक बार यहाँ लगाना है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। क्यों, क्योंकि W बदल जाएंगे, वेट्स बदल जाएंगे, फिर यहाँ पर इधर और इधर, फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ, 9 बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई अब आपको। ठीक है, और तीनों का लेते हो तो एक बार और लगा लेना, 10 बार। ठीक है, जब आपने ये सारा काम कर लिया फिर क्या होगा, फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, हो गए 9, 1
आईओ रह गया। यहाँ लिखेंगे पोर्टफोलियो का रिटर्न्स कितना है भैया, और यहाँ लिखेंगे उसका रिस्क कितना है, और फिर इसको ऐसे प्लॉट कर देंगे। हाँ भाई, कॉम्बिनेशन ए का मतलब अब मुझे पता है ए का है क्या मतलब है। ए का मतलब एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन जिसमें एक्स 25% और वाई 75%, ये है पोर्टफोलियो ए शॉर्ट में जो मैंने लिखा। ठीक है, तो इसका भैया एक्सपेक्टेड रिटर्न वैसे ही मन से लिख रहा हूँ मैं, 15% आएगा, जोखिम 5% आएगा। इस वाले में एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% आएगा, जोखिम इसमें मान लीजिए आएगा 4%। इस वाले में मान लीजिए एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा 13% और जोखिम मान लीजिए आ जाएगा 6%। इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या करना है, फिर आप एक ये ग्राफ बनाएंगे वाई ओ एक्स। जो कुछ मार्कोविज में करना है वो मैंने आपको लगभग आधा सा पहले से ही आपको बता रहा हूँ, ताकि आप पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाए, थ्योरी में तुम पढ़ ही रहे। यहाँ हम इनके एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखेंगे और यहाँ हम इनका रिस्क, ये है पोर्टफोलियो रिस्क, इंडिविजुअल रिस्क नहीं, पोर्टफोलियो का रिस्क, और ये पोर्टफोलियो का रिटर्न है, पोर्टफोलियो रिटर्न, ER के बजाय मैं लिख देता हूँ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, और ये है आपका रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन पोर्टफोलियो का। और फिर अब देखो ये कॉम्बिनेशन अलग अलग, कॉम्बिनेशन ए कहता है कि भैया जोखिम इतना रिटर्न इतना, कॉम्बिनेशन बी कहता है, ये आप लिख दिए, ये हो गया ए। कॉम्बिनेशन बी कहता है कि भैया इतना जोखिम और इतना रिटर्न। कॉम्बिनेशन सी कहता है, या सी कहता है भाई इतना जोखिम होगा और इतना रिटर्न। कॉम्बिनेशन डी कहता है ये जोखिम और ये रिटर्न। कॉम्बिनेशन ई कहता है इतना जोखिम है और इतना है रिटर्न। कॉम्बिनेशन आगे जो है एफ जो है वो कहता है कि भैया इतना जोखिम है और इतना रिटर्न, ये जोखिम और ये रिटर्न। ठीक है, एफ। इस तरह से आपने सबको प्लॉट कर दिया। अब देखो एफिशिएंट फ्रंटियर कौन सा कहलाएगा, मान लो ये जी है, ये मान लो है एच। अब देखो यहाँ इस लेवल पर अगर मैं जोखिम लेता हूं तो देखो जी मुझे इतना रिटर्न देगा, ए मुझे इतना देगा, तो जाहिर सी बात है मैं जी पर क्यों जाऊंगा। ठीक है, मैं तो एक समझदार इन्वेस्टर हूँ और मुझे रिटर्न अधिक चाहिए, तो मैं इसके बजाय इसको सेलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा प्रेफरेंस ये होगा। इसी तरह से यहाँ अगर ये जोखिम है तो एफ की बजाय मेरे लिए ये बेटर है। ठीक है, इसी तरह से अगर इस लेवल पर मैं हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि सी जो है मैक्सिमम आपको ये देने वाला है सी, बट मैं ऐसा करूंगा क्यों कि अतिरिक्त जोखिम भी लूं और फिर रिटर्न भी कम करूं। ठीक है और आगे इस लेवल पर मैं देखूं तो ये मेरे लिए बन रहा है, ये मैंने ऐसे ही मन से किए इसलिए ग्राफ ऐसा आ रहा है। आप ध्यान से सुनो, ये जो बाहरी लाइन है जो मुझे दिए गए रिस्क पर मैक्सिमम रिटर्न मुझे जो दे रही है, ठीक है, वो वाले कॉम्बिनेशन जैसे बी और डी है। अब बी किससे बना था, बी तो शायद एक्स और वाई से बना था, एक्स और वाई के 50-50 से बना था। डी जो है वो मेरे ख्याल से वाई और जेड से हमने बनाया था 25 और 75% के कॉम्बिनेशन से, ऐसे। ठीक है, तो जो मुझे सबसे अधिक रिटर्न दे रहे हैं दिए गए जोखिम पर, उन वालों पोर्टफोलियो को मैं एफिशिएंट पोर्टफोलियो बोलूंगा। ध्यान रखना, एफिशिएंट पोर्टफोलियो ये हैं कुशल पोर्टफोलियो, और इनको जो लाइन मिला रही है वो कहलाएगी एफिशिएंट फ्रंटियर, एफिशिएंट फ्रंटियर। ठीक है, ये काम होता है पहले। अभी इतना देखो, अभी इसके बाद भी इसमें मार्कोविज में और भी चीजें बाकी हैं। ठीक है, लेकिन पहले आप इतना देखें तो आपको एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या होता है और एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है ये आपके बाद दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो अजम्पशंस की बात कर रहे थे, और अजम्पशन में मार्कोविज कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो एंड एफिशिएंट फ्रंटियर। The efficient portfolio provides maximum returns at a given level of risk. It is constructed through the process of trial and error. ठीक है, ट्रायल एंड एरर करके देखो, अभी हमने करके देखा है ना। डिफरेंट सिक्योरिटीज मेरे मन में थी कि मैं आपको एक वो 3 सिक्योरिटीज का इस तरह से बना के दिखाऊं, बट इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ रही थी और मुझे उसका टाइम नहीं मिल पाया। अगर मिला तो मैं डेफिनेटली आपको एक प्रैक्टिकली ऐसा करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज आप खुद एक बार करके देख सकते हैं। 3 सिक्योरिटीज ले लेना, उनके कुछ वेरिएंस और ये जो है मीन रिटर्न्स आप उठा लेना और फिर उसके बाद करके देखना। डिफरेंट
सिक्योरिटीज आर कंबाइंड इन ए प्रपोर्शन, ठीक है, अंटिल ए लेवल ऑफ मैक्सिमम रिटर्न्स इज नॉट अचीव। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन जैसे हमने बनाए 25-50 का, 50-50 का, आपकी जो है जरूरी नहीं कि आप 25-50 से ही शुरू करें, आप 10 और 90 से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी अचीव्ड बाय चेंजिंग द वेट्स ऑफ सिक्योरिटीज, हमने भी वेट्स चेंज किया, वेट बदलकर ही हमने एक्स वाई के ही 1 से 3 बना लिए, आप चाहें तो इसके 10 बना सकते हैं। फिर क्या करते हैं, फर्स्टली द रिटर्न्स एंड रिस्क ऑफ डिफरेंट पोर्टफोलियोज आर प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ। जब भी मैंने बताया आपको डिपिक्टिंग रिस्क ऑन एक्स, मैंने पहले इसीलिए बता दिया कि अब वो पिक्चर अब आपके माइंड में बैठ गई होगी, ठीक है। रिस्क को एक्स एक्सिस पर लिया है, रिटर्न्स को वाई एक्सिस पर लिया है। आफ्टरवर्ड्स all those portfolios which provides maximum returns at a given level of risk are joined with the help of a line, है ना। such line is called efficient frontier। अभी हमने जो बताई वो जो लाइन बनाई थी, ठीक है, दोबारा से दिखाऊं, ये जो लाइन हमने बनाई थी ये लाइन है एफिशिएंट फ्रंटियर, और जो भी पोर्टफोलियो इस लाइन पर आ रहे हैं उन सबको हम बोलते हैं एफिशिएंट पोर्टफोलियो। ये सब पोर्टफोलियो एफिशिएंट है, ठीक है। और ये लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब भाई जैसे जैसे जोखिम बढ़ता है हमारी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि हम एडिशनल जोखिम पर हम उम्मीद करते हैं कि रिस्क भी हमें जो रिटर्न है वो भी अतिरिक्त मिलेगा, ठीक है। तो ये एफिशिएंट फ्रंटियर होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको पहले प्रैक्टिकली बता ही दूं इसमें होता क्या है, ताकि आपके मन में एक पिक्चर बन जाए कि एक्चुअली ये मार्कोविच क्या कहता है, थोड़ा सा वो बात बैठ जाए। अब हमने कहा कि भैया ये वाला पोर्टफोलियो भी बेहतर है, मैं एक बार दोबारा से बना दूं इसको, मैंने कुछ इस तरह से बना दिया। ये वाले पोर्टफोलियो जो हैं इस पॉइंट पर आ रहे हैं, मान लीजिए ए बी तो यहाँ आ रहा था, ठीक है, सी चलो यहाँ आ रहा था, डी मैंने मन से दोबारा वैसे लिखा है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया ई, ये मान लो एफ, ठीक है। तो अब ये वाले तो मेरे किसी काम के है नहीं, मैं इन तक तो मैं क्यों जाऊं। अब ये ए डी और ई ये 3 पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया है, तीनों एफिशिएंट है। अब जाहिर सी बात है तीनों बढ़िया हैं, लेकिन तीनों में से आप कौन सा लेंगे। मार्कोविच ने ये बता दी तीनों बढ़िया है, इनमें से कोई सा भी ले सकते हो। अब तीनों में से कौन सा ज्यादा बढ़िया है वो अब आपको लेना है। जैसे एक दुकानदार ने आपको 3 अच्छी ब्रांडेड कंपनी के कपड़े दिखा दिए और तीनों अच्छे हैं, आपको पता है तीनों समझ में आ रहे हैं, लेकिन इनमें से लेना एक कौन सा है वो तो आप ही सेलेक्ट करेंगे ना, वो सब्जेक्टिविटी आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी हम आगे यूटिलिटी कर्व अभी हमने जिक्र किया था कि इन्वेस्टर को सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है, वो उसके यूटिलिटी कर्व और देखेंगे। जहां उसका यूटिलिटी कर्व इसको टेंजेंट कर रहा होगा, इसको स्पर्श कर रहा होगा, ठीक है, तो वहां पर हम उसको लेंगे। क्योंकि भाई ये वाला बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं तो इतने इस जोखिम तक जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरी गुंजाइश ही नहीं है मैं इस जोखिम तक जाऊं, भाई मैं तो इस डी से आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो मेरे लिए तो फिर बेहतर ये हो गया ना, ये ई बेहतर होगा किसी और के लिए जो इतना जोखिम उठा सकता हो, ठीक है। और एक कोई और है वो कहता है देखो भाई मैं तो इस जोखिम से आगे बढ़ने की मेरी गुंजाइश ही नहीं है, तो मेरे लिए तो यही बेहतर है, मैं यहाँ क्यों जाऊँ। तो जितने इन्वेस्टर होंगे उतने सबके अलग अलग जो फाइनल सिलेक्शन है वो अलग अलग हो जाएगा, वो सब्जेक्टिव मैटर है, ठीक है ना। तो इसीलिए मार्कोविच ने बता दिया ये लाइन है भैया, ये एफिशिएंट फ्रंटियर है, इस पर सब बढ़िया है, कोई से भी ले लो। अब इनमें से कौन सा ले लो वो तुम अपनी गुंजाइश देखो, तुम अपने रिस्क रिटर्न के हिसाब से अपनी यूटिलिटी देखो, तुम्हें क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है उस सेटिस्फेक्शन लेवल को देखो। जहां तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल इससे मैच होता हो वो तुम्हारे लिए एफिशिएंट है। तो हो सकता है कि डी मेरे लिए अच्छा हो, ई उसके लिए अच्छा हो जो मेरे से थोड़ा सा और जोखिम सहन कर सकता हो, और जो आपका ये फर्स्ट मैंने लिया था ए, ये हो सकता है कि किसी और के लिए अच्छा हो जो मेरे से कम जोखिम लेना चाहता है, ठीक है ना। तो एक जो पोर्टफोलियो फाइनल सिलेक्शन मेरे लिए बुरा है हो सकता है दूसरे के लिए अच्छा हो, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा ना, जब आप कोई ड्रेस वगैरह पसंद करने जाते हैं तो आपको कई बार कोई रंग देखता है, आप कहते हैं अरे इतना बुरा कलर, ये इसको भी कोई पहनेगा क्या, आपको वो कलर बहुत भद्दा लग रहा है कि इतना बुरा कलर है, और दूसरा कोई ले रहा है जिसको वो कलर पसंद है वो उसको बड़ा खुश होकर ले रहा है। तो
चीजें दोनों अच्छी है, कंपनी ने तो हिसाब से सोचकर ही बनाई है, लेकिन अब आपके लिए वो कौन सी ज्यादा बढ़िया है वो आपने सेलेक्ट की आपके हिसाब से। जो आपकी बिल्कुल ना पसंद है, हो सकता है किसी दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद हो। ठीक है, हो सकता है येलो कलर है, आपको मान लीजिए बिल्कुल पसंद ना हो, दूसरे को येलो कलर बहुत पसंद हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, तो ये सब्जेक्टिव है। तो हमने अजम्पशंस के साथ साथ, वैसे तो खैर मैंने इसके अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने करके किया था, बट चलिए मैंने अजम्पशन के साथ साथ ही आपको बता ही दिया है कि इसमें एक्चुअली में करते क्या है। नाउ व्हाट आर द पैरामीटर्स वी रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मार्कोविज मॉडल। हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न सिक्योरिटीज का भी चाहिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी वाई, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी जेड। तीन है तो तीन। हमें इन सब का वेरिएंस चाहिएगा इंडिविजुअल। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या चाहिएगा, इसके अलावा हमें कोवेरियंस की जरूरत पड़ेगी, चाहे कोवेरियंस निकाल दो और चाहे कोरिलेशन निकाल दो। अब इन तीन में कोवेरियंस कौन कौन से आएंगे, कोवेरियंस एक्स वाई, कोवेरियंस वाई जेड और कोवेरियंस एक्स जेड। ठीक है, ये कोवेरियंस की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब हमें कितने पैरामीटर्स चाहिए कुल मिलाकर, वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं। तो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिएगा, हमें वेरिएंस ऑफ रिटर्न चाहिए और हमें कोवेरियंस। ये पैरामीटर तो हमें पहले चाहिए, उसके बाद फिर वेट्स बदल बदल के जो आगे पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन और पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हो, वो तो एक अलग चीज है। ये तो शुरुआत में चाहिए। The number of information required is based on the number of securities to be analyzed at a time. अब यहाँ कितनी सिक्योरिटीज थी, यहाँ तीन सिक्योरिटीज थी। ठीक है, तो तीन सिक्योरिटीज के केस में हमें कोवेरियंस की कितनी जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ कोवेरियंस। इसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, कितनी सिक्योरिटी ले रहे थे, तीन, तीन माइनस एक यानी कि दो डिवाइडेड बाई दो, कितने कोवेरियंस आएंगे, तीन। हमें तीन कोवेरियंस चाहिए। अगर हमें पांच सिक्योरिटीज को एनालाइज करना है तो कितने कोवेरियंस आएंगे, पांच गुना पांच माइनस एक यानी कि चार डिवाइड बाई टू। हमें 10 कोवेरियंस की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ठीक है, और इस तरह से मतलब जो आप करेंगे तो आप देखना 10 कोवेरियंस आएंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे सिक्योरिटीज बढ़ेगी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यही इसकी मेजर लिमिटेशन है। तो इन केस ऑफ 5 सिक्योरिटीज वी रिक्वायर्स 5 एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। ठीक है, ये मैंने करके दिखा रखा है, एन स्क्वायर एन माइनस वन। चाहो तो इसको सिंपली ये लिख दो, एन इंटू एन माइनस वन, ये याद रखना ज्यादा आसान है। ठीक है, और इसको खोल के लिखोगे तो एन गुना एन, एन स्क्वायर हो जाएगा माइनस एन हो जाएगा डिवाइड बाई टू। आपकी मर्जी, जैसे आपको ज्यादा आसानी से समझ में आए। मुझे इस तरह से ज्यादा आसानी से याद रहता है, एन इंटू एन माइनस वन, जितनी सिक्योरिटी हो गुना उससे एक कम। ठीक है, चार है तो चार गुना तीन, पांच है तो पांच गुना चार, छह है तो छह गुना पांच डिवाइड बाई टू। 10 कोवेरियंस चाहिए। अच्छा, अब पांच सिक्योरिटीज के केस में 10 तो कोवेरियंस और पांचों सिक्योरिटीज का अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन, तो पांच स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। पांचों सिक्योरिटीज का अलग अलग एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो पांच एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए। टोटल कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, 20 इंफॉर्मेशन से शुरू करना पड़ेगा, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड क्या, 5 तो एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स का, वाई का, जेड का, डब्ल्यू का, पी का, पांचों सिक्योरिटीज का, पांचों का स्टैंडर्ड डेविएशन और 10 कोवेरियंस, तो 20 इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो ये टोटल इंफॉर्मेशन कैसे चाहिए, कैसे निकाल सकते हैं, n तो एक्सपेक्टेड रिटर्न, n नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई टू, इतने कोवेरियंस। अब अगर आप इसको सोल्व करना चाहें एलसीएम वगैरह लेकर, तो एक कट पिट कर ये वैल्यू बैठ जाएगी, n इंटू एन प्लस थ्री डिवाइड बाई टू, n इंटू एन प्लस थ्री डिवाइड बाई टू। बाकी इसको वैसे रटने की जरूरत नहीं, कोवेरियंस का पता हो, कोवेरियंस में n को जोड़ देना। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है कितनी, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, इतने कोवेरियंस प्लस इतना मीन प्लस इतनी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन। शॉर्ट में लिखो तो ये आ जाएगा।
और it itself a major limitation of Markowitz model as a very large number of information required to frame portfolio। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, अब ये तो 5 ही है, 5 सिक्योरिटीज, मतलब बड़ी नॉर्मल सी बात है। सिक्योरिटी जब आप सिलेक्शन के लिए बैठेंगे तो 10 सिक्योरिटीज 20 सिक्योरिटीज को तो अपने सामने रखोगे ही, उनमें से फिर आपको सेलेक्ट करनी है। तो 10-20 सिक्योरिटीज से अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो सोचिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रोसेस क्या है इसका? प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो अंडर मार्कोविज मॉडल। ये वैसे मैं आपको साथ साथ ही बता आया हूँ पूरा, बट ठीक है चलो, अब आपको एग्जाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना है। तो सबसे पहला काम भैया, इनके पैरामीटर्स पूरा करो। सबसे पहले कंप्यूट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ ईच इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। सभी सिक्योरिटीज का जैसे मान लीजिए आपके पास 3 सिक्योरिटी है, मैं 3 के एग्जाम्पल से चल रहा हूँ, तो आप सबसे पहले मीन रिटर्न निकालो। ठीक है, क्या लिखते थे हम? आर बार एक्स लिखते थे ना, आर बार वाई, आर बार जेड, या मैंने ई आर एक्स, ई आर वाई, ई आर जेड, ये 2 ही टर्म यूज किए। इन दोनों में से जो भी आपको आसानी लगे वो लिखकर, और फिर सबका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो भाई, ये काम शुरू में करना पड़ेगा। फिर आपको कोवेरियंस में निकाल कर चलना पड़ेगा, कोवेरियंस एक्स वाई, कोवेरियंस वाई जेड, कोवेरियंस एक्स जेड। और कोवेरियंस से अगर आप चाहें तो कोरिलेशन भी बड़ी आसानी से निकल सकता है। कोरिलेशन होता है कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये सब हम बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले 4 लेक्चर में। तो कंप्यूट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोवेरियंस एंड कोरिलेशन ऑफ ईच सिक्योरिटीज कैसे निकालते हैं, वो मन में क्वेश्चन है तो उसको अब हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, इसको आप वहां जाके समझ लें एक बार अच्छे से। फिर इसके बाद फ्रेमिंग all types of possible sets of portfolio by using different combination। अभी मैंने बताया कि 3 सिक्योरिटीज जैसे मैंने ली एक्स वाई जेड, मैंने लिया 25 और 50%, 75%, 50-50%, 75-25%, मेरे मन से 3 ले लिए। आपकी इच्छा है, आप जितने चाहें इनके पॉसिबल प्रोपोर्शन बनाएं, वो सब एक अलग पोर्टफोलियो कहलाएगा। ठीक है ना, एक्स वाई सिक्योरिटीज, एक्स और वाई एक जो है 2 सिक्योरिटी होगी, इनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन ए में हमने लिया था 25 और 75%, कॉम्बिनेशन बी में हमने लिया 50-50%, कॉम्बिनेशन सी में लिया हमने 75 और 25%, एंड सो ऑन, जितने चाहे आप बना लीजिए। तो जो जितने भी सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सब एक डिफरेंट पोर्टफोलियो सेट कहलाएगा। और आपको साथ साथ मैंने बताया भी था कि वैसे एक ऑप्टिमम, जिसको मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बोलते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं, अभी भी मैंने आज भी लिखा है दोबारा। तो वेरिएंस ऑफ एक्स, सॉरी एक्स का निकाल रहा हूं, तो वेरिएंस ऑफ वाई माइनस कोवेरिएंस एक्स वाई। ठीक है, नीचे वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई, वही लिखा हुआ मैंने, -2 कोवेरिएंस एक्स वाई। और फिर x में आ जाएगा कितना लगाना है भैया, x में 40% लगाना है, तो y में कितना हो जाएगा, 1 - 40% का, तो 60% फिर y में लग जाएगा। ये काम हम कर चुके हैं। कंप्यूट द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड रिस्क फॉर ईच सेट ऑफ पोर्टफोलियो, ये भी हम कर चुके हैं भाई। एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने पढ़ा ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो वेट्स। ठीक है, अब मैं 1-2 लिख दूं, वेट 1 या चलो x, वेट्स ऑफ x, ठीक है, रिटर्न्स ऑफ सिक्योरिटी x, मीन रिटर्न्स ऑफ x, वेट्स ऑफ y, मीन रिटर्न्स ऑफ y। अगर यहाँ x और z है तो भैया x z ले लेना, ठीक है, जो भी है। फिर वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, वेरिएंस कैसे निकालते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो हम कैसे निकालते हैं, पोर्टफोलियो का वेरिएंस W(x²) वेरिएंस ऑफ x, WY², ये सब रिपीटेशन है, ठीक है, WY² वेरिएंस ऑफ y, ठीक है, प्लस 2 कोवेरिएंस XY WX WY। चाहो तो इस कोवेरिएंस की जगह लिख सकते हो कोरिलेशन XY, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। ठीक है, इस पर हम डिटेल में पिछले 2-3 लेक्चर में पढ़ चुके हैं काफी सारी चीजें,
तो ये आप डिटेल में वहां देख सकते हैं। क्रिएटिंग ए सेट ऑफ कॉर्नर पोर्टफोलियो ऑन ए ग्राफ। अब उसके बाद क्या करना है आपको, जितने भी अभी ये कॉम्बिनेशन आएंगे, अभी जो मैंने आपको बात बताई थी ये उसके बारे में जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि हमने क्या किया था कि फिर ये जितने भी कॉम्बिनेशन आए थे उन सब से हमने एक रिस्क रिटर्न्स, यहाँ ये पोर्टफोलियो रिस्क है और यहाँ एक पोर्टफोलियो रिटर्न है, और हमने ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्लॉट कर दिए। ठीक है ना, ये ईच पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन को हमने यहाँ प्लॉट कर दिया, और इसमें जो ऊपर हमें एफिशिएंट पोर्टफोलियो नजर आ रहे थे उनको हमने एक लाइन से मिलाकर एफिशिएंट फ्रंटियर बना दिया। ठीक है, उसी बारे में बात हो रही थी। तो क्रिएटिंग ए सेट ऑफ कॉर्नर पोर्टफोलियो, ये जो भी हम बनाते हैं उन सबको कॉर्नर पोर्टफोलियो बोलते हैं। उनको जो मिलाते हैं ना ऐसे ही उनके मिलाते हुए चले जाते हैं तो कॉर्नर पोर्टफोलियो बन जाता है। इसमें जो ऊपर जो हमें एफिशिएंट पोर्टफोलियो नजर आ रहा है उसको बोलते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन। ठीक है, इट इज फाइंड आउट बाय प्लॉटिंग ऑल द रिस्क एंड रिटर्न्स कॉम्बिनेशन फॉर ईच पोर्टफोलियो ऑन ए लाइन ग्राफ। फिर क्या होगा, फाइंडिंग आउट एफिशिएंट पोर्टफोलियो एंड एफिशिएंट फ्रंटियर। ठीक है, जो अटेनेबल सेट ऑफ पोर्टफोलियो जो अब आपके लिए अचीव हो सकते हैं, जो आपको मैक्सिमम रिटर्न दे सकते हैं गिवन लेवल ऑफ रिस्क पर, वो आपका एफिशिएंट पोर्टफोलियो और एफिशिएंट फ्रंटियर कहलाएगा। अब इन एफिशिएंट फ्रंटियर में से 3 पॉइंट आ गए भैया, ए बी सी, लेकिन मेरे लिए कौन सा सही है ये बताएगा मुझे मेरा यूटिलिटी कर्व। ठीक है, अब यहाँ से अब ये चीज, इस पर मैंने प्रायर डिस्कशन ज्यादा नहीं किया तो इसको मैं अब यहीं इसके साथ ही ले रहा हूँ। यहाँ जब मार्कोविच मॉडल बताएं तब शायद आपको इतना डिटेल में इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट आपको अलग से अगर क्वेश्चन आए तो आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, तो मैं इसके साथ ही बता रहा हूँ। तो फाइंडिंग आउट द यूटिलिटी कर्व फॉर ट्रेसिंग एफिशिएंट फ्रंटियर। अब इन ए बी सी में से मेरे लिए कौन सा बेहतर है वो कौन बताएगा, वो मुझे मेरा यूटिलिटी कर्व बताएगा। तो ट्रेसिंग द एफिशिएंट फ्रंटियर मींस making a selection of efficient portfolio from among the set of portfolio representing on efficient frontier। सीधी सी बात, ए बी सी तीनों efficient frontier पर है, तीनों बढ़िया हैं, तीनों दिए गए जोखिम पर मैक्सिमम रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बेहतर कौन सा है, इसका सिलेक्शन कैसे करूं मैं? इसका सिलेक्शन मुझे करना पड़ेगा अपने यूटिलिटी कर्व के द्वारा। जो अब मैं सेलेक्ट करूंगा वो मेरे लिए एफिशिएंट होगा। Investors are utility maximizers and always possess a unique utility curve on risk return graph। अब पहले इस चीज को भी समझ लो। ठीक है, पहले टेक्निकल समझने के बजाय सिंपल भाषा में समझ लो। ठीक है, देखो ये यहाँ रिस्क और यहाँ रिटर्न। ठीक है, शॉर्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन और आर लिख रहा हूँ, बाकी सब चीजें मैंने हटा दी। अब देखो इस लेवल पर इस आदमी को, किसी आदमी को ये रिटर्न मिल रहा है, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को कि कितने लोग आप सोच सकते हो कितनी तरह के होते हैं। मैंने ये जोखिम लेवल को इतना सा बढ़ा दिया। ठीक है, और जरा सा जोखिम बढ़ते ही इन्वेस्टर घबरा गया, उसने कहा अरे थोड़ा सा जो ये बढ़ गया, ये 10% से मान लो मैंने 11% कर दिया। उसने कहा यहाँ रिटर्न उसको 15% मिल रहा था, 10 से 11 होते, उसने कहा भाई मुझे तो अब जो है ना मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो जोखिम बढ़ गया मेरा, और मुझे भैया रिटर्न अब कम से कम 20% चाहिए तब जाकर मैं सेटिस्फाई हूँ, वरना तो मुझे तो डर लगता रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा जोखिम बढ़ा लेकिन रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, और थोड़ा सा जोखिम बढ़ा, रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन और बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो अब देखो साथ साथ जो निचोड़ रूप में जो मैं बोल रहा हूँ वो भी देखते चलिए। तो जोखिम बढ़ते ही, जोखिम थोड़ा बढ़ रहा है, रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ रही है ना। तो ऐसे इन्वेस्टर्स कौन से हैं जो बहुत ज्यादा डरपोक टाइप के हैं, बिल्कुल रिस्क एवर्स, थोड़ा सा जोखिम होते हैं बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है, हल्का सा जोखिम बढ़ते हैं उनकी रिस्क के जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नाम नूम अभी मैं कुछ नहीं दे रहा, पहले अपने दिमाग में बैठा लो, पहले आपके माइंड में पिक्चराइज करना चाहता हूँ बात। अगेन यहाँ पर इस ये लाइन सीधी नहीं खिंच पाई हुई सीधी। ठीक है, ये दोबारा से बना दूं, चलिए यहाँ पर है वो। अब मैंने कहा देख भाई तेरा जोखिम
हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इतना कर दिया है, रिटर्न कितना और लेगा, उसने कहा चलो इतना बढ़ा है, लगभग इतना ही रिटर्न और दे दो। तो भाई फिर आप ये 10 से 12 कर रहे हो और ये मेरा अभी तक रिटर्न 15 था, तो भाई यहाँ 15 से भी मुझे 18 दे दो, 17 दे दो। ठीक है, तो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। ठीक है, लगभग लगभग उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में रिस्क बढ़ रहा है। ठीक है, चाहता तो ये भी है एडिशनल रिटर्न, लेकिन उसकी तरह इतना डरपोक नहीं है। इसका थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे इस तरह से स्टीपर मिलेगा, लेकिन उससे कम। एक और है, ठीक है, थोड़ा सा लापरवाह टाइप का इन्वेस्टर, उसका अभी यहाँ है ये। हमने कहा कि भाई ये तेरा 10 से बढ़ाकर 12 कर दें, कर दो जी, 12 कर दो 12% पर। ठीक है, और रिटर्न रिटर्न मान लीजिए उसने यहाँ तक तो उसको मिल रहा था 15%, यहाँ मान लो 15 से यहाँ अगले पर 16% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन जोखिम 10 से 12 हो जाएगा, वो इसके लिए भी कूद पड़ा है। ठीक है, इसी तरह से जोखिम ज्यादा बढ़ रहा है, रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कम है। ठीक है ना भाई, 12 से मान लीजिए यहाँ 15 हो रहा है, और वो भी 2-3% एडिशनल रिटर्न्स के लिए वो काफी बड़ा जोखिम लेने के लिए तैयार है। लगभग ऐसे चलेगा इसका ही। ठीक है, और एक कैटेगरी और, वो वैसा हाइपोथेटिकल है। हमने कहा ये लेवल उसका, हमने कहा कि भाई जोखिम तेरा इतना कर देते हैं, रिटर्न्स रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 15% रिटर्न मिल रहा है, जोखिम यहाँ 10% है, 12 हुआ तो भी उसको 15% ही रिटर्न चाहिए, 13 हो जाए तो भी उसको उतना ही रिटर्न चाहिए। ठीक है, 15 हो जाए तो भी उसको 15 ही रिटर्न चाहिए, उससे उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसका यूटिलिटी करो ऐसे चलो। ठीक है, इस कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। अब आप हाइपोथेटिकल, ये भी एक जो हाइपोथेटिकल ही है, थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, और यूं तो अगर आप चाहें तो एक और भी निकाल सकते हैं कि 10 से 12% रिटर्न, और जो है 10 से 12% का तो जोखिम, और रिटर्न चाहिए उसको 14%। तो हो सकता है फिर आप एक निकाल कर ऐसे भी ले आए, लेकिन प्रैक्टिकली ये दोनों नहीं होते, यूपर की 3 कैटेगरी वाले लोग ही जनरली हमें मिलते हैं, और उनके हिसाब से ही फिर हम जो है यूटिलिटी कर्व खींचते हैं। ठीक है, ये यूटिलिटी है, और ये जो बताता है ना, जो खींच रहा है, इसको बोलते हैं यूटिलिटी कर्व, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं बल्कि इसको। आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा होगा ना इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या दी जाती थी कि वो कर्व जिसके सभी पॉइंट्स पर, चाहे आइदर देयर, आइदर हियर, आइदर हियर, आइदर हियर, जो हमारा उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसको बराबर सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो कहें, आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि भाई हम जो है, चाहे भाई मुझे जो है ये 5 बनाना और 3 एप्पल दे दीजिए, या जो है 4 एप्पल्स और 2 बनाना दे दीजिए, मेरे को बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस तरह से हमने कभी पढ़ा होगा, इस तरह के बेसिक एग्जांपल हमने लिए होंगे इकोनॉमिक्स में, है ना। तो जैसे हम वहां पढ़ रहे थे, उसी ढंग से हम यहाँ इन्वेस्टर से पूछते हैं कि बता भाई तेरे को सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा। उसने कहा कि देखो भाई, अगर 15% रिटर्न मुझे मिल रहा है तो मैं 5% जोखिम ले लूँ, और अगर जोखिम तुम 8% करते हो तो भी मेरे को रिटर्न 20% दे देना, मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम यू प्लॉट करेंगे, तो ये जो कर्व बनेगा, ये जो पॉइंट्स, ये कर्व कौन सा कहलाएगा, इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पर वो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल बराबर है ना। और अगर मान लीजिए कहीं ऐसा हो जाए कि भाई तेरे को, हम ऐसा करते हैं ना, एक और कॉम्बिनेशन हमने ढूंढ कर दे दिया कि तेरे को 18% रिटर्न दे देते हैं इस 5% जोखिम पर ही, फिर तो उसका लेवल ही ऊंचा हो गया, फिर तो उसका सेटिस्फेक्शन इतना थोड़ी रहेगा, इससे ऊंचा हो जाएगा, ऊंचे लेवल पर चला जाएगा फिर तो। ठीक है ना। तो जैसे हमने वहां पढ़ा था, ठीक उसी चीज को यहाँ आप अप्लाई कर लें। तो जरा देखते हैं इसमें। तो यहाँ मैं यूटिलिटी कर्व की बात कर रहा था। तो यूटिलिटी कर्व अब मतलब समझ में आ गया होगा। वी मीन्स ए ग्राफिक व्यू शोइंग चेंजिंग प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क एज्यूम्ड बाय इन्वेस्टर्स। एक इन्वेस्टर्स के लिए जब जोखिम के स्तर को बदलते हैं,
तो रिटर्न्स का प्रेफरेंस कितना बढ़ता घटता है उसे हम यूटिलिटी कर्व बोलते हैं। और यूटिलिटी कर्व रिप्रेजेंट्स द रिस्क प्रीमियम डिमांडेड बाय द इन्वेस्टर, कि जब जोखिम बढ़ेगा तो कितना रिस्क प्रीमियम वो चाहेगा। रिस्क प्रीमियम डिमांडेड बाय इन्वेस्टर्स फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ रिस्क, जोखिम की एक अतिरिक्त यूनिट के लिए कितना उसको मतलब कह लीजिए कि प्रीमियम चाहिए। ठीक है, द यूटिलिटी कर्व शोज द इंडिफरेंस लेवल ऑफ एन इन्वेस्टर इन सेटिस्फेक्शन। ठीक है ना, मैंने अभी बताया इंडिफरेंस लेवल कि भाई चाहे मुझे 5% जोखिम पर 15% का रिटर्न मिल जाए, चाहे 8% के जोखिम पर 20% का रिटर्न मिल जाए, मैं बराबर सेटिस्फेक्शन हूँ, मुझे ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ठीक है, तो उसी लेवल पर मैं रहूंगा, तो ये उसका यूटिलिटी स्कोर कहलाता है या यूटिलिटी वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो यूटिलिटी वैल्यू, यूटिलिटी स्कोर फॉर ए गिवन लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, ठीक है, सेम रहती है। और हर एक इन्वेस्टर्स का रिस्क प्रेफरेंस अलग होता है। ठीक है ना, every investor has its own preference for expected returns for a given level of risk, so the utility curve अलग अलग होंगे। मेरा यूटिलिटी कर्व, अब मेरा तो ये वाला है, मैं तो कह रहा हूँ कि देख भैया 5 से 8 हो गया, भाई मुझे रिटर्न 20% चाहिए, मैं तो लगभग उस वाली कैटेगरी में हूँ जो अभी आपको बताया कि थोड़ा सा जोखिम बढ़ते हैं, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। कोई दूसरा ऐसा भी आ सकता है 5 और 15 और वो कहे अच्छा 8%, ठीक है भैया ये 18% हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसका अलग मिलेगा, मेरा अलग मिलेगा, उसका इस तरह से मिलेगा, तीसरे का हो सकता है ऐसा ही मिल जाए। ठीक है ना, तो एवरी इन्वेस्टर हैज इट्स ओन रिस्क प्रेफरेंस, ठीक है, फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फॉर ए गिवन लेवल ऑफ रिस्क, सो द यूटिलिटी कर्व इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए यूटिलिटी कर्व जो है वो डिफरेंट हो सकता है, और इसके लिए हम ये यूटिलिटी स्कोर निकालते हैं। इससे एक ट्रेडिशनल रूल ऑफ थम्स की तरह है, जस्ट ये आप इसको नोट कर लें, आपके काम आएगा ये। तो यूटिलिटी स्कोर हम कैसे निकालते हैं कि इन्वेस्टर्स को स्कोर कितनी यूटिलिटी मिल रही है, इस पॉइंट्स पर जो हमने दिखाई हुई यूटिलिटी दिखा रखी है वो यूटिलिटी मिल कैसे रही है। तो यूटिलिटी हम ऐसे निकालते हैं R माइनस 0.005 ए, ठीक है, वेरिएंस। अब इन सब का मीनिंग समझ लो, यू का मतलब है यूटिलिटी वैल्यू, ठीक है, एक इन्वेस्टर का यूटिलिटी स्कोर, इंडिफरेंस लेवल पर, इंडिफरेंस कर्व पर इन्वेस्टर्स का यूटिलिटी स्कोर बराबर रहता है। आर मींस एक्सपेक्टेड रिटर्न, पोर्टफोलियो से एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मिलेगा। वेरिएंस का मतलब वेरिएंस इन रिटर्न, और 0.005 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू इतनी ही रहेगी क्योंकि स्केलिंग फैक्टर है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम परसेंटेज 20% है तो उसको हम 0.20 लिखते हैं, फिर वेरिएंस 0.20 का 5% आगे फिर वो वैल्यू आएगी, तो वो हमें जो है डेसिमल में ना कन्वर्ट करनी पड़े, यूं क्यों परसेंटेज लिख दें। जैसे मान लो वेरिएंस हमारा आ रहा है 5%, तो मैं सीधा 5 ही लिखूंगा, 0.05 लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है मेरा 20% आ रहा है तो मैं सीधा 20 लिख दूं, मुझे 0.20 करने की जरूरत ना पड़े। तो ये कांस्टेंट स्केलिंग फैक्टर है that allows representing R and variance in percent instead of decimal. डेसिमल की बजाय परसेंटेज में जो है लिखा जाता है। और ए होता है रिस्क एवर्जन कोएफिशिएंट, एक इन्वेस्टर ऑन एन एवरेज कितने जोखिम पर कितना रिटर्न, उसका देखो मार्जिनल इंक्रीज इन रिस्क, ठीक है, और मार्जिनल इंक्रीज इन रिटर्न। मैंने कहा कि देख भाई रिटर्न अगर मेरा मेरा जोखिम 5% और ये है रिटर्न 15%, अगर मेरा जोखिम, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ, 5 से 8% होता है अगर मेरा जोखिम, तो मुझे रिटर्न 15 से 20% चाहिए। तो रिटर्न्स में कितना चेंज आया 5% का, जबकि जोखिम में चेंज कितना आया 3, 5/3 करोगे तो 1.67 समथिंग आएगा। ये उसका रिस्क अवर्जन कोएफिशिएंट है। तो ए की वैल्यू का मतलब, अब मान लीजिए कोई और है, उसका 5 से बढ़कर ये हो जाता है 6%, ठीक है, और रिटर्न जो है 15 से बढ़कर हो जाता है मान लीजिए 17%, तो उसका रिस्क एवर्जन कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, रिटर्न्स में चेंज 2% और रिस्क में चेंज 1%, तो उसका रिस्क एवर्जन कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा। तो ये जितना अधिक होगा उतना ही मतलब इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क एवर्जन वाला है, ठीक है। तो एन इंडेक्स वैल्यू दैट मेजर्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स रिस्क एवर्जन,
ठीक है, और ये सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। और जनरली हम 0 से 5 का स्कोर देते हैं। 0 का तो मतलब ये है कि 5 से बढ़कर 6 कर दिया, रिटर्न कितना चाहिए, रिटर्न 15% ही चाहिए। तो ये तो उस वाली कैटेगरी का जो अभी मैं बताकर आ रहा हूँ कि जोखिम बढ़ाए जाओ, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ही नहीं बढ़ रही। तो थ्योरेटिकली हाइपोथेटिकल पढ़ने के लिए तो जनरली हम 1 से 5 के बीच में वैल्यू देते हैं। 5 का मतलब इन्वेस्टर बिल्कुल डरपोक नेचर का है, बिल्कुल रिस्क अवर्जन नेचर का है। 1 का मतलब बिल्कुल बोल्ड नेचर का है कि वो क्या करता है, 5 से 15, अच्छा 6% जोखिम पर 16% दे दो भाई। 1% रिटर्न के लिए 1% एडिशनल जोखिम लेने के लिए तैयार है। तो ए की वैल्यू जितनी कम है उतना कम रिस्क एवर्जन है, ए की वैल्यू जितनी अधिक है उतना अधिक रिस्क एवर्जन है। तो मोर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर, ठीक है, ये भी मैंने बताया अभी आपको कि मोर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर वुड रिक्वायर ग्रेटर इंक्रीज इन रिटर्न्स फॉर द सेम इंक्रीज इन रिस्क, ठीक है ना। और सो ग्रेटर द रिस्क एवर्जन हायर इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट इन रिस्क। जितना ज्यादा रिस्क एवर्जन होगा उतना ही ए की वैल्यू अधिक आएगी। और ये वैल्यू ए से हम डिनोट करते हैं और 1 to 5 का जनरली हम स्कोर रखते हैं। A इज इक्वल टू 1 का मतलब लोएस्ट रिस्क एवर्जन और 5 का मतलब हाईएस्ट रिस्क एवर्जन। A इज इक्वल टू 0 है तो ये बताता है कि रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर, ये जो जिसका जोखिम बढ़ता जा रहा है लेकिन रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ रही, उसको हम रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर बोलते हैं। प्रैक्टिकली लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होता। तो अभी मैं आपको यूटिलिटी कर्व बताकर आ रहा हूं। मैंने 4 तरह के कर्व बनाए उस बेस पर। On the basis of utility curve, investors are grouped into 4 category। पहला हाई रिस्क एवर्स इन्वेस्टर, अभी मैंने बताया कि भाई जोखिम में जितना परिवर्तन हो रिस्क रिटर्न में उससे अधिक परिवर्तन चाहिए उसको, ऐसे इस तरह वाला, ठीक है। द इन्वेस्टर हु एक्सपेक्ट हाई अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एवरी इंक्रीज इन रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू, ठीक है। दिस टाइप ऑफ यूटिलिटी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट स्टीप पेस, बिल्कुल सीधा खड़े हुए। दूसरी कैटेगरी होती है मॉडरेट रिस्क एवर्स। अभी मैंने बताया था आपको कि जोखिम इतना बढ़ रहा है, ठीक है, जोखिम इतना बढ़ रहा है, लगभग उतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, ठीक है, ये इस तरह वाला। द इन्वेस्टर हु हैज रिलेटिवली लेस एक्सपेक्टेशन फॉर रिस्क प्रीमियम विद द इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ रिस्क, ठीक है, सो ही इज रेडी टू एक्सेप्ट मार्जिनल इंक्रीज इन रिटर्न्स फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ रिस्क, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ यूटिलिटी कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वही लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ होता हुआ, बट एट स्लो पेस इन कंपैरिजन टू हाई रिस्क एवर्स इन्वेस्टर। एक होता है रिस्क सीकर इन्वेस्टर, ठीक है, वहां क्या है कि इन्वेस्टर इज रेडी टू एक्सेप्ट मोर रिस्क फॉर ए मार्जिनल चेंज इन रिटर्न। रिटर्न तो 15 से बढ़कर 16 हो रहा है और जोखिम 5 से बढ़कर 7 हो रहा है, लेकिन वो खुश है, वो रेडी है। द यूटिलिटी कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट एट ए वेरी स्लो पेस। और एक होता है रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर, रेयरली फाउंड मिलेगा आपको, वो मिलेगा, मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा होता होगा। दिस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर एग्जिस्ट ओनली इन थ्योरेटिकल कंसेप्ट। यहाँ क्या है कि आप जोखिम बढ़ाते जाओ, रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन उतनी ही रहती है। The risk neutral investor is one who does not demand any kind of additional premium in form of return for increase in level of risk, ठीक है। He will be one who has achieved very high level of returns and does invest for a matter of pleasure, ठीक है, केवल मैटर ऑफ प्लेजर के लिए इन्वेस्ट करता है। अब जो मैंने वो भी फॉर्मूला बताया था उसका यूज क्या है जरा वो तो देख लें। हमने कहा कि यूटिलिटी कर्व पर इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है सबको। मतलब अब कोई एक्सपेक्टेड रिटर्न है किसी पोर्टफोलियो का 20%, समझना बात को, -0.005, ठीक है। ए उसका रिस्क एवर्जन स्कोर में 2 मान लूं, मान लीजिए मैंने 2 लिख दिया, 2, ठीक है। और वेरिएंस कितना है सिक्योरिटीज में, रिटर्न्स जो है का स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए मैंने 4 ले लिया, चलो 4 ले लिया, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो मेरा यूटिलिटी स्कोर कितना होगा, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो मैं कर दूं इसको 0.005 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 16, ये आता है 0.16। तो 20
-0.16, थोड़ा सा बढ़ा दूं इसको, मैं 25 कर देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने 5 मान लिया, चलो ठीक है, ज्यादा छोटी फिगर आ रही है इसलिए चेंज कर रहा हूँ। 0.005 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 25, 0.25 आया। फिर चलो, तो 20 माइनस 0.25 कितना आ जाएगा? 20 माइनस 0.25 आ जाएगा 19.75। ये मेरा स्कोर है, ये मेरा यूटिलिटी स्कोर है। अब ध्यान से समझो मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ इसका यूज क्या है। अब मुझे इतना ही इक्वल सेटिस्फेक्शन चाहिए, और मैंने क्या किया, मैंने जो जोखिम था, अभी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने कितना लिया था, मैंने 5 लिया था, तभी 5 का स्क्वायर 25 हुआ है, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई देखो, तुम्हें मैं दूसरे वाले किसी एवेन्यू पर ले जा रहा हूँ, और वहां पर तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, वहां तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़कर हो जाएगा भाई 8, ठीक है। अब तुम कितना रिटर्न चाहोगे, कितना रिटर्न चाहोगे, जबकि तुम्हें सेटिस्फेक्शन उतना ही मिले। ध्यान देना मेरी बात पर, सेटिस्फेक्शन उतना ही मिले, और सेटिस्फेक्शन का मेजरमेंट है यू। यू कितना आ रहा था पिछले लेवल पर, यू कितना आ रहा था 19.75। ये आपका इंडिफरेंस कर्व ये बताता है कि वो लेवल जहां हर पॉइंट पर उसको यूटिलिटी 19.75 ही मिलती रहे, तो कौन सा कॉम्बिनेशन बने, तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हो जाए, ठीक है। तो अब हमने किया, ये वाली इक्वेशन में मैंने कहा कि देख भाई, यूटिलिटी स्कोर तो मेरा उतना ही रहना चाहिए, वरना मेरा सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। ओके, आर मुझे निकालना, कितना रिटर्न चाहिए, 0.005। ए मेरा रिस्क एवर्जन स्कोर 2 था, वो वही रहेगा। हाँ, तुमने स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा बढ़ा दिया, जोखिम बढ़ा दिया 8, तो 8 का स्क्वायर मैंने कर दिया 8 × 64। तो मैंने किया 0.005 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 64, ये आता है 0.64, ठीक है। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये माइनस की वैल्यू है, इधर आकर इसमें जुड़ जाएगी, 0.64 प्लस 19.75। तो भैया मुझे रिटर्न देना 20.39%, ठीक है। अगर मुझे 20.39% रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, अगर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 8 हो जाए तो, ठीक है। तो अब यहाँ यूटिलिटी लेवल आपका 19.75 था, अब भी 19.75 ही है। इमेजिनरी फिगर लिखी है मैंने, इसलिए जो है हो सकता है थ्योरेटिकली वो चीज कहीं ठीक नहीं भी बैठ रही हो, लेकिन बात को समझाने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यूटिलिटी स्कोर हमने एक बार निकाल लिया, अब इस स्कोर को कांस्टेंट रखते हुए हम अलग अलग कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। आर को बदलूं तो ये कितना होना चाहिए, और इसको बदलूं तो आर कितना होना चाहिए, तो हमें अलग अलग वो सब कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे जहां पर सभी का यूटिलिटी स्कोर बराबर रहेगा, ठीक है ना। और अगर इससे ज्यादा, अगर मुझे सेटिस्फेक्शन ही 19.75 की जगह 20 हो जाए, तो मेरा यूटिलिटी कर्व ही ऊंचा चला जाएगा। अगर मुझे 19.75 के बजाय ये यू की वैल्यू ही 19 रह जाए, तो मेरा यूटिलिटी कर्व ही नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स, मार्कोविच कहता है इन्वेस्टर रिस्क एवर्स है, अपने यूटिलिटी स्कोर को तो मैक्सिमम करना चाहता है, ठीक है, जोखिम को न्यूनतम करना चाहता है। तो इसलिए उस लेवल को आप ढूंढे जो एफिशिएंट फ्रंटियर पर भी मिल रहा है और उसके यूटिलिटी स्कोर को भी मैच कर रहा है। सो दिस इज आर द लास्ट स्टेप। सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कैसे होता है, तो एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटी कर्व फॉर सेलेक्टिंग ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कैसे होता है इसका। तो सिलेक्शन ऑफ द ऑप्टिमम और बेस्ट पोर्टफोलियो मस्ट मीट द फॉलोइंग 2 कंडीशन। द पोर्टफोलियो इज एन एफिशिएंट, यानी कि ये एफिशिएंट फ्रंटियर पर, वो पोर्टफोलियो लेना है जो एफिशिएंट फ्रंटियर पर है। दूसरा, यूटिलिटी ऑफ इन्वेस्टर इज मैक्सिमाइज्ड, उस लेवल पर उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होनी चाहिए। इट शुड लाई ऑन हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व, जो उसका हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व है उस पर पढ़ना चाहिए। हाउ, कैसे, ठीक है, देखिए जरा। सर ये क्लास हमने, स्टार्ट हो गई। ठीक है बेटा, आप लेफ्ट कर सकते हैं। सो वाई ओ एक्स, ठीक है, और यहां से हमने ये यूटिलिटी कर्व बनाया, सॉरी एफिशिएंट फ्रंटियर हमने जो है पोर्टफोलियोज के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमने तैयार किया, ठीक है। और इस पर हमें ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बन चुके हैं, ठीक है। मान लीजिए ए
बी, सी, डी, अंदर ई, एफ वगैरह है। और यहाँ से अब ये अपने अलग अलग यूटिलिटी कर्व जो है वो इस तरह से चल रहे हैं। ये यूटिलिटी कर्व ए है, ठीक है, कर्व C1 लिख देता हूँ, U1 लिख देता हूँ, यूटिलिटी कर्व U1, U2, इसी तरह से U3। अब जिस लेवल पर आप ये देखिए, ये वाला तो हमें यूटिलिटी ही कम दे रहा है, तो इस लेवल पर तो हम जाएंगे नहीं, ठीक है। ये वाला अपनी रीच से बाहर हो गया, तो ये जो यूटिलिटी कर्व 2 है, ठीक है, ये इस एफिशिएंट पोर्टफोलियो पर कॉम्बिनेशन ए को टच कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि इस लेवल पर मुझे पॉइंट ए पर मुझे यूटिलिटी भी मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है, और मेरा जो पोर्टफोलियो है वो भी एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। सो द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो फॉर एन इन्वेस्टर अंडर मार्कोविज मॉडल इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन द एफिशिएंट फ्रंटियर एंड हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। और इसी को हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व जो है हमने आपको बताया कि इस तरह से जो है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व अलग अलग इन्वेस्टर के अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हो सकता है कि इसी ग्राफ पर जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर हमारे लिए तो इंडिफरेंस कर्व ये वाला बेहतर था। ये देखिए, हो सकता है किसी और इन्वेस्टर का इंडिफरेंस कर्व अगर इस तरह से आ रहा हो, तो हो सकता है उसके लिए ये वाला पॉइंट बेहतर हो। तो क्योंकि इंडिफरेंस कर्व, ये जो एफिशिएंट फ्रंटियर तो सभी के लिए एक जैसा बनेगा। अब इस एफिशिएंट फ्रंटियर का में से ऑप्टिमम पोर्टफोलियो का जो सिलेक्शन होगा वो किसके बेस पर होगा? वो होगा इंडिफरेंस कर्व के आधार पर, इंडिफरेंस आपकी यूटिलिटी के आधार पर, ठीक है। और वो क्योंकि सभी के लिए अलग अलग हो सकती है, इसलिए जो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो जो मार्कोविज बताता है वो सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। और ये भी अपने आप में मार्कोविज मॉडल की एक मेजर लिमिटेशन मानी जाती है, क्योंकि आपने बता तो दिया लेकिन लास्ट में फिर बताने के बाद फिर छोड़ दिया इन्वेस्टर पर कि इनमें से कौन सा सेलेक्ट करूं, वो वही तो अपनी यूटिलिटी स्कोर के हिसाब से सेलेक्ट कर ले, ठीक है। तो ये एक एम्बिग्यूटी बन जाती है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन की इसमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये कुल मिलाकर इसकी एक तरह से लिमिटेशन है, लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कह लीजिए कि बहुत अलग, मतलब कह लीजिए कि यूनिक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसके बाद की जितनी भी थ्योरीज बनी हैं वो सारी इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो मार्कोविज मॉडल मैंने कराया, आपका टाइम भी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ले लिया,